दोस्तों, आप सबका हमारे चैनल में स्वागत है। ठीक है, तो हम आज जो है बच्चों की बहुत दिन से डिमांड आ रही थी क्लास 9 का कोई वीडियो बनाइए। तो मैं क्लास 9 में जो चैप्टर 5 पढ़ा रहा हूँ, परमाणु की संरचना। ठीक है, मैं परमाणु की संरचना से संबंधित जो है आज मैं इस टॉपिक में थोड़ा समझाऊंगा। परमाणु की संरचना क्या होती है, कैसे बनती है और इससे संबंधित मॉडल क्या क्या है। ठीक है, तो मैं इनके बारे में बताऊंगा। उसके पहले अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दिए और जो भी स्टूडेंट है उनके पास इसको शेयर ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा तक लोगों के पास हमारी वीडियो पहुँच सके। ठीक है, तो आइए मैं आपको शुरुआत करता हूं। तो देखो, हम पार्ट 5 क्या है, परमाणु की संरचना, लेकिन हम इसके पहले वाले पार्ट में पढ़ चुके हैं। जो पदार्थ होता है वो दो चीजों से मिलके बनता है, वो परमाणुओं से मिलके बनता है और परमाणुओं के समूह को अणु कहते हैं। इसका मतलब जो पदार्थ होते हैं परमाणु और अणुओं से मिलके बने होते हैं। हमने पहले पार्ट में इसके पढ़ा था। अब हमको पढ़ना है ये जो परमाणु हैं, ये परमाणु, इनकी संरचना कैसे होती है, ये कैसे जो है व्यवस्थित होते हैं, क्या और भी भागों में बांटे गए हैं, तो इनके बारे में हम पढ़ेंगे। हमने डाल्टन का नियम पढ़ा था। डाल्टन का नियम, डाल्टन जो वैज्ञानिक थे इन्होंने बताया था कि तो डाल्टन ने बताया थी कि जो पदार्थ होते हैं वो क्या होते हैं, अविभाज्य होते हैं और अविनाशी होते हैं और इनको क्या होता है, बांटा नहीं जा सकता है। लेकिन जब हम लोग जानते हैं कि हम अगर किसी कांच के छड़ को लेकर के सूखे बाल पर रगड़ते हैं और उसको ले जाते हैं कागज के पास, तो क्या होता है, कागज उससे चिपकने लगता है, आवेशित होता है। ठीक है, तो हम इसीलिए हमको उसमें आवेश कहाँ से आ रहे हैं, इसका मतलब ये है कि कुछ न कुछ परमाणु के अंदर चीजें हैं जो क्या कर रही हैं, वस्तुओं को आवेशित कर रही हैं, आकर्षित कर रहे हैं। ठीक है, इसी को जानने के लिए कि कैसे जो है परमाणु जो है ये आवेशित कर रहे हैं, दूसरी वस्तुओं को कैसे आकर्षित कर रहे हैं, एक वैज्ञानिक थे जो सबसे पहले जे टॉमसन नाम था इनका, इन्होंने अपना सिद्धांत दिया, बताया। ठीक है, लेकिन इनसे पहले जो है सन 1886 में एक वैज्ञानिक थे ई गोल्डस्टीन। इन्होंने प्रयोगशाला में प्रयोग करते हुए एक किरण की खोज की जिसका नाम रखा इन्होंने कैनॉन किरणें या कैनॉन रे, इन्होंने नाम लिखा। और ये कैसी किरणें थी, धनावेशित किरणें थी। और यही जो है धनावेशित किरण, यही किरणों की धनावेशित किरणों को खोज करने के बाद वैज्ञानिकों को ये चीज तो मिल गया कि कुछ न कुछ इसके अंदर होता है परमाणु के। ठीक है, किसी न किसी अपरमाणुक कणों से मिलकर के ये बने होते हैं। तो ये खोज जारी रही। तो सबसे पहले मैं आपको बताया जो वैज्ञानिक थे जे टॉमसन आए, जिन्होंने बताया कि जो है परमाणु क्या कई भागों में बांटा गया। लेकिन देखो, डाल्टन ने बताया था अविभाज्य अविनाशी है, बांटा नहीं जा सकता। लेकिन जब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की खोज हुई उसके बाद ये डाल्टन का जो ये नियम था ये क्या हुआ, गलत साबित हुआ। ठीक है, तो जो वैज्ञानिक है जे टॉमसन, इन्होंने अपना जो सिद्धांत दिया, इनके सिद्धांत को तरबूज का मॉडल भी कहा जाता है, तरबूज का मॉडल, और क्रिसमस केक का मॉडल भी कहा जाता है। क्रिसमस केक का मॉडल क्यों कहा जाता है, इन्होंने बताया कि जो क्रिसमस के केक होते हैं, क्रिसमस का केक होता है, उस केक में सूखे मेवे डाले जाते हैं। ठीक है, तो जो क्रिसमस का केक है वो क्या है, वो पूरा प्रोटॉन, उसको बताया कि प्रोटॉन है ये, और जो उसमें सूखे मेवे हैं वो क्या है, इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो टॉमसन ने बताया जो परमाणु होता है उसका परमाणु का अधिकतर भाग खाली है, अधिकतर भाग खाली होता है। और ये खाली भाग क्या होते हैं, धनावेशित होते हैं। ये खाली भाग धनावेशित होते हैं। इन्हीं को इन्होंने प्रोटॉन बताया था। ठीक है, इनमें क्या धनावेश चार्ज होता है। और जो उसमें मेवे धसे होते हैं उनको क्या बोला इन्होंने, इलेक्ट्रॉन बोला। इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन धसे होते हैं। ठीक है, तो जैसे इन्होंने वाटरमेलन बताया, तरबूज होता है, तरबूज में लाल लाल जो पार्ट होता है उसको इन्होंने क्या बताया, वो धनात्मक आवेश है, और उसके बाद जो उसमें काले भेद हैं वो क्या होते हैं, वो इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, तो इसी को तरबूज का मॉडल बताया है जो जे टॉमसन ने दिया था, ये बताया। ठीक है, अब इन्होंने बताया कि जब जो है परमाणु के अंदर, जे टॉमसन ने बताया कि परमाणु के अंदर जो है यदि इलेक्ट्रॉन भी है और प्रोटॉन भी है,
तो ये माइनस और प्लस चार्ज करके ये परमाणु कैसा हो जाता है, उदासीन हो जाता है। इन्होंने बताया कि परमाणु कैसा हो जाता है, उदासीन। तो ये 3 था, पहला कि उसके अधिकतर भाग खाली होते हैं, वो धनावेशित है। जो उसमें इलेक्ट्रॉन धसे होते हैं उसमें जैसे तरबूज के बीज में धसे हों। तीसरा इनका नियम ये था कि जो गैर परमाणु क्या है, परमाणु में इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित और प्रोटॉन धनावेशित है, तो वो परमाणु कैसा होगा, उदासीन होगा। ठीक है, तो ये चीज इन्होंने बताया। लेकिन ये बताया तो, लेकिन अब देखिए बहुत सारे वैज्ञानिक जैसे ही बताया क्या रिसर्च करने लगे, जो है और शोध करने लगे, लेकिन पता ये चला ये उदासीन आ ही नहीं रहा है परमाणु। ठीक है, इनकी तरह से। तो एक दूसरे वैज्ञानिक है जिनका नाम था रदरफोर्ड जो है का अल्फा प्रकीर्णन मॉडल बोला जाता है इस सिद्धांत को। रदरफोर्ड वैज्ञानिक आए, इन्होंने अल्फा प्रकीर्णन एक मॉडल दिया और प्रयोग में उसको किया, बताया कि किस प्रकार जो है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन ये सब होते हैं। तो इन्होंने क्या किया था, सबसे पहले जो है एक सोने की पन्नी ली। पन्नी इतनी पतली थी, 1 लाखों अगर आप परत उसको इकट्ठा करते तो 1 ग्राम होती। ठीक है, सोने की पतली पन्नी ली, सोने की बहुत पतली पन्नी बनाई जा सकती है। और उस पर दूसरा नंबर क्या है कि अल्फा कण की बमबारी कराई। जैसे कि अब ये मान लीजिए जो है ये सोने की पतली पन्नी है। ठीक है, ये इनका बीच में क्या है, नाभिक है। ये परमाणु है सोने की पतली की पन्नी के। अब इन्होंने बताया कि जब अल्फा कण इनसे गुजरते हैं तो ये क्या होता है, आर पार चले जाते हैं। अल्फा कण इनसे जब गुजरते हैं तो इससे इस पार से उस पार निकल जाते हैं। अधिकतर अल्फा कण यही देखे गए कि इस पार से उस पार हो जा रहे हैं। ठीक है, कुछ ऐसे थे जो क्या हुआ, यहां से टकराने के बाद थोड़े से कोण पर मुड़ गए। कुछ ऐसे कण थे जो मुड़े, इधर उनमें विचलन हुआ। और एक तीसरा केस हुआ, एक कण ऐसा था जो बीच से गया और जिधर गया उसी रास्ते पे लौट आया है। ठीक है, 3 प्रकार के इसमें हुआ। अल्फा कण क्या हुआ, आर पार हो गए। और दूसरा क्या हुआ, कुछ अल्फा कण जो है वो अपने मार्ग से विचलित हुए, और 12,000 में एक अल्फा कण अपने 180 डिग्री पर या रास्ते पर लौट आया। ठीक है, तो ये 3 घटनाएं इनकी इस प्रयोग से घटित हुई इस अल्फा प्रकीर्णन मॉडल में। क्योंकि अल्फा कण थे, इसलिए रदरफोर्ड का अल्फा प्रकीर्णन मॉडल कहा जाता है। ये मॉडल जो है रदरफोर्ड ने किया। तो 3 प्रकार की इसमें घटनाएं हैं। तो जो क्या हुआ, इन्होंने इसका निष्कर्ष फिर क्या निकाला, निष्कर्ष ये निकाला कि जो अल्फा कण इस पार से उस पार जा रहे हैं, इसका मतलब है परमाणु के अंदर में बहुत सारी जगह खाली है। निष्कर्ष ये निकाला परमाणु के अंदर जगह खाली है। और उस खाली जगह को इन्होंने बताया वो क्या है, वही प्रोटॉन है। और वो कैसे होते हैं, धनावेशित होते हैं। फिर दूसरा नंबर ये बताया कुछ अल्फा कण क्या होते हैं, अपने मार्ग से विचलित हो जाते हैं। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि जो उसमें अल्फा कण गए, या जो उसमें नाभिक होता है, परमाणु है, उसका नाभिक कहाँ होता है, केंद्र में होता है। उसके किनारे किनारे जो है इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, बीच में नाभिक होता है। नाभिक में क्या होता है, नाभिक में प्रोटॉन उपस्थित होता है। नाभिक में प्रोटॉन उपस्थित होता है। और इन्होंने बताया कि तीसरा नंबर की जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ये वर्तुलाकार कक्ष में घूमते रहते हैं। ये जो है प्रोटॉनों का चक्कर, ऐसे चक्कर जो है गोल गोल क्या होता है, लगाते रहते हैं नाभिक का। ऐसे ये नाभिक का घूमते रहते हैं, चक्कर लगाते रहते हैं। इन्होंने ये बताया। और इन्होंने बताया था कि परमाणु क्या होते हैं, अस्थाई होते हैं। परमाणु अस्थाई होते हैं।
इन्होंने ये चीज बताई थी, ठीक है। और इन्होंने बताया पांचवा कि जो परमाणु का द्रव्यमान है, जो पूरे परमाणु का द्रव्यमान है, इसका आयतन जो है, आयतन नाभिक में उपस्थित होता है। सबसे ज्यादा कहां पे होता है? नाभिक में। जो परमाणु का द्रव्यमान होता है वो नाभिक में परमाणु के उपस्थित होता है ज्यादातर मात्रा में, 5वें नंबर। क्योंकि ये देखो 12,000 में एक ऐसा केस हुआ जो गई और उसी रास्ते पे लौटा। इसका मतलब क्या है? बहुत थोड़ी मात्रा में बीचों बीच में एक ऐसा नाभिक है जो इतना, उसके पास क्या सारा सारा द्रव्यमान है, ठीक है, और वो जाने नहीं दे रहा है, उससे टकराने के बाद किरणें लौट आ रही। तो ये निष्कर्ष निकला रदरफोर्ड की इस मॉडल के। लेकिन देखिए रदरफोर्ड ने बताया था कि इलेक्ट्रॉन क्या होता है, ऐसे वर्तुलाकार नाभिक जो है ऐसे वर्तुलाकार गोल गोल चक्राकार वृत्ताकार कक्ष में घूमते रहते हैं। लेकिन अब इनके पास कुछ न कुछ ऊर्जा होती है। जब ये घूमते रहेंगे तो इनकी ऊर्जा में अगर कमी आएगी तो क्या हुआ, ये कम वाले कक्ष में आ गए और ऊर्जा में कम हुई, कम में आ गए, इसके बाद आकर के द्रव्यमान में मिल जाते हैं अंत में, ठीक है। तो ये, लेकिन इसका मतलब ये हुआ अगर अपनी कक्षा बदल रहे हैं इलेक्ट्रॉन तो ये क्या होते हैं? अस्थायी होते हैं, अस्थाई नहीं होते। इन्होंने जो कहा था अस्थाई, तो ये नहीं होता, अस्थाई होते हैं इसका मतलब, ठीक है। तो यहीं पे इनका सिद्धांत भी क्या होता है, रदरफोर्ड के ये मॉडल का फेल होता है। अब रदरफोर्ड के इस मॉडल को और अच्छे से समझाने के लिए एक दूसरे वैज्ञानिक आते हैं जिनका नाम आप लोग जानते हैं, नील्स बोर नाम था वैज्ञानिक का। इन्हीं के इस मॉडल को समझाने के लिए नील्स बोर नाम के एक दूसरे वैज्ञानिक आते हैं। तो नील्स बोर का मॉडल जो है, का मॉडल भी बोला जाता है, जो इन्होंने रदरफोर्ड के ही मॉडल को जो कमियां रह गई थी उसको दूर किया और अपने आप से कुछ चीजों को बताया। तो इन्होंने बताया था पहली चीज कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ये परमाणु के अंदर, इलेक्ट्रॉन परमाणु के अंदर जो है निश्चित कक्षा में होते हैं, निश्चित कक्षाओं में घूमते रहते हैं। इन्होंने उन कक्षाओं को के, यल, यम और यन नाम दिया। पहली कक्षा के, दूसरी यल, तीसरी यम और चौथी यन कक्षा। और बताया पहली कक्षा में ज्यादा से ज्यादा 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी में 8, तीसरी में 18 और चौथे में ये इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, ठीक है। दूसरी चीज इन्होंने ये भी बताया था कि जो इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, घूम रहे हैं, जो इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे हैं, अगर उनके पास ज्यादा एनर्जी आती है तो अपना कक्ष बदल लेते हैं, कम एनर्जी आती है तो नाभिक में जाकर के मिल जाती है। और बताया था परमाणु का संपूर्ण द्रव्यमान, परमाणु का संपूर्ण द्रव्यमान उसके नाभिक में उपस्थित होता है, उसके नाभिक में उपस्थित होता है। तो इन्होंने ये चीजें बताई थी। अब इसी के हिसाब से हम क्या पढ़ते हैं, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पढ़ते हैं। जैसे हम लोग जानते हैं हाइड्रोजन होता है पहले नंबर पे, दूसरे पे क्या आता है, हीलियम आता है, तीसरे पे जो है लिथियम आता है, चौथे पे बेरिलियम आता है, पांचवें पे बोरान आता है, छठवें पे कार्बन आता है, सातवें पे नाइट्रोजन आता है, आठवें पे ऑक्सीजन आता है। हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 होता है, इसकी बाहरी कक्षा में क्या होंगे, 1 इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है। और इसकी संयोजकता भी क्या होगी, 1 होगी। क्योंकि जो संयोजकता होती है, देखो हम यहीं से और चीजें निकल के आती है, संयोजकता क्या होती है। संयोजकता जो है किसी भी परमाणु के बाहरी कोश में, परमाणु के बाहरी कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या को, उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या को संयोजकता कहते हैं। अब देखिए बाहरी कोश में 1 इलेक्ट्रॉन उपस्थित हाइड्रोजन का, इसकी संयोजकता 1। हीलियम के पास दो इलेक्ट्रॉन है, परमाणु क्रमांक 2 है, तो ये 2 हो गया। देखो हम जानते हैं कि जो कक्षाएं होती है, पहली कक्षा में ज्यादा 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी कक्षा में ज्यादा 8 इलेक्ट्रॉन, तीसरी में 18 और चौथी में 32। इनसे ज्यादा कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकते, क्योंकि इनका फॉर्मूला होता है ना 2l²। इस फॉर्मूले से कक्षाओं में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं वो ज्ञात किया जाता है, ठीक है। तो दूसरी में 2 है, अब 2 इलेक्ट्रॉन है, पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं ज्यादा, दोनों इलेक्ट्रॉन कक्ष पूरा है, इसकी संयोजकता 0 हो जाएगी। लिथियम के पास 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो पहली कक्षा में ये 2 हो गए, अब दूसरी कक्षा में जाएगा
भरेगा तो दूसरे वाले में भरेगा, पहले में 2 से ज्यादा नहीं हो सकते। तो 2 और 1 हो गया, पहली कक्षा में 1, 2 और दूसरी में 1। देखो इसके बाहरी कोश में कितना है, 1 इलेक्ट्रॉन है, इसकी संयोजकता 1 हो गई। बेरिलियम होता है, बेरिलियम का परमाणु क्रमांक 4 होता है, तो 2 और 2 इसकी हो गई, पहले कक्ष में 2, दूसरे में भी 2। तो बाहरी सबसे जो कोश है इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, तो इसकी संयोजकता 2 हो गई। इसी तरह बोरान की होता है 2 और 3 हो गया। तब तक इसको करेंगे जब तक यहाँ पे 8 नहीं है, जब 8 हो जाएगा तो नेक्स्ट वाला करेंगे। पहले कोश में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 3 है, तो इसकी संयोजकता कितनी हो गई, 3 हो गई। कार्बन के पास क्या होता है, 2 और 4 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, पहली कक्षा में 2, दूसरे में 4, तो इसका जो है संयोजकता कितनी हो गई, 4 हो गई। नाइट्रोजन की कितनी होती है, 2 और 5, पहली कक्षा में 2, दूसरे में 1, 2, 3, 4, 5 इलेक्ट्रॉन हो गए दूसरी कक्षा में। तो अब 5 हुए ना, हमेशा जान लीजिए संयोजकता कभी 4 से ज्यादा नहीं होती है। अब हम देखेंगे कि 5 है, 8 होने के लिए कितना इसको चाहिए, 3, तो इसकी संयोजकता 3 हो गई। ऑक्सीजन आता है 2 और 6 होता है, पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में कितने होते हैं, 6 होते हैं, इसको 8 होने के लिए कितना चाहिए, 2, तो इसकी संयोजकता 2 हो गई। इस तरह इन तत्वों को क्या होता है, संयोजकताएं निकालते भी हैं, ठीक है। और हम जानते हैं संयोजकता बाहरी कोश के इलेक्ट्रॉन को, बाहर जो परमाणु में जो बाहरी कोश में उपस्थित होता है सबसे इलेक्ट्रॉन, वही जो है संयोजकता कहलाता है। तो ये देखो नील्स बोर के मॉडल से ये सारी चीजें निकल के आती हैं। अब देखो नील्स बोर ने ये चीजें बताई, इसी से हमने क्या किया, हमको बहुत सारी चीजें जानने का मौका मिला कि और से रासायनिक विज्ञान में अब कैसे जो है एक दूसरे से अक्रिया करते हैं, कैसे जो है रासायनिक परिवर्तन होते हैं, हम इनको और गहराई से जान सके। इस इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को जानने पर कौन कितना शेयर कर रहा है ये हमें पता चला, ठीक है। इसके बाद देखो इसमें 2-4 चीजें और हैं, जैसे कि मैं आपको बता दूं कि समस्थानिक क्या होते हैं, संभारिक क्या होते हैं, ठीक है। ये परिभाषाएं जो दी गई हैं। समस्थानिक क्या होते हैं, समस्थानिक जो है वे तत्व कहलाते हैं, वे तत्व जिनका परमाणु क्रमांक समान होता है, परमाणु क्रमांक समान होता है, वो क्या कहलाते हैं, होता है परमाणु क्रमांक समान और द्रव्यमान संख्या, परमाणु द्रव्यमान या द्रव्यमान संख्या क्या होती है इनकी, भिन्न भिन्न होती है, भिन्न भिन्न होती है, उन्हें समस्थानिक कहते हैं, उन्हें समस्थानिक कहते हैं। जैसे 1H1, 1H2, 1H3, इसमें देखो 1 और 1, ये नीचे वाला क्या होता है, नीचे वाला जो है परमाणु क्रमांक होता है, ऊपर का द्रव्यमान होता है। तो नीचे देखो द्रव्यमान अलग अलग है, 1 है, 2 है, 3 है, लेकिन परमाणु क्रमांक 1 इसका भी, 1 इसका भी, 1 इसका भी, ठीक है। इसको बोलते हैं ड्यूटेरियम, इसको प्रोटियम, इसको ट्राइटियम। और ये सब क्या है तीनों, ये हाइड्रोजन के समस्थानिक हैं, ये क्या है, हाइड्रोजन के हैं समस्थानिक। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं, ये तीनों हैं। इसके बाद आता है संभारिक, क्या होता है, संभारिक। संभारिक में क्या होता है, सब जो वे देखो वे तत्व जिनका परमाणु द्रव्यमान, वे तत्व परमाणु जिनका परमाणु द्रव्यमान जो है समान होता है और परमाणु क्रमांक, परमाणु क्रमांक क्या होता है, भिन्न भिन्न होता है, वो क्या कहलाते हैं, वो संभारिक कहलाते हैं। ऐसे तो जैसे आर्गन का हो गया 18 और कैल्शियम का हो गया 20, कैल्शियम का था 19। तो लेकिन जो दो परमाणु द्रव्यमान है दोनों का क्या होता है, दोनों का परमाणु द्रव्यमान होता है 38 और परमाणु द्रव्यमान दोनों का क्या होता है, दोनों का 38 होता है, ठीक है। अब देखो परमाणु द्रव्यमान समान हो गया लेकिन क्रमांक क्या है, इसका 18 है, इसका 19। तो ये क्या होते हैं, समस्थानिक और संभारिक के बारे में पढ़ लिया। बस इतनी चीजें इस टॉपिक में है, बाकी डिटेल समझने के लिए अब आप हमें मैसेज कीजिए, मैं आपको नोट्स जो आपके व्हाट्सएप पे भेज दूंगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा व्हाट्सएप नंबर है, उस पर आप कर सकते हैं, ठीक है। धन्यवाद।